हिंदी की 8 कक्षा में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। आज के व्याकरण का शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। ये दोनों टॉपिक आपके लिए नए हैं, इसलिए हम इन दोनों को उनके उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग की व्याख्या पढ़कर उसे समझें। मूल शब्द के पहले लगने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षर समूहों को उपसर्ग कहते हैं। तो ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और फिर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे अप्रिय, तो यहाँ पर प्रिय एक मूल शब्द है और हमने इसके आगे लगाया अ जो एक उपसर्ग है, तो नया शब्द बन गया अप्रिय। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो जब कोई भी शब्द मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है और एक नया शब्द तैयार हो जाता है। अंग्रेजी में उपसर्ग को प्रीफिक्स भी कहते हैं। उपसर्ग लगाने से कभी कभी शब्द का अर्थ अधिक प्रभावशाली बनता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझें। पहला उदाहरण है प्रबल, प्र प्लस बल यानी होता है प्रबल। तो यहाँ पर बल शब्द है, वो मूल शब्द है और उसके आगे हमने प्र लगाया जो एक उपसर्ग है। दूसरा शब्द है प्रयत्न, प्र प्लस यत्न। तो यहाँ पर यत्न एक मूल शब्द है और उसके आगे हमने उपसर्ग लगाया प्र, तो नया शब्द बन गया प्रयत्न। तीसरा शब्द है सुविचार, सु प्लस विचार। यहाँ पर विचार एक मूल शब्द है और सु एक उपसर्ग है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन तीनों उदाहरणों में उपसर्ग लग जाने से मूल शब्द का अर्थ अधिक प्रभावशाली बन जाता है। उपसर्गों का प्रयोग विरुद्धार्थी यानी विरोधी शब्द बनाने के लिए भी होता है। इसके उदाहरण भी देखें। तो यहाँ पर पहला शब्द है न्याय। अब न्याय शब्द के आगे हमने अ उपसर्ग को जोड़ा और नया शब्द बन गया अन्याय। तो आप देख सकते हो कि उपसर्ग लगाने से न्याय का विरोधी शब्द बन जाता है और वह बन जाता है अन्याय। उसी तरह से मान, मान एक मूल शब्द है और उसके आगे हमने अप उपसर्ग लगाया और यह बन गया मान का विरोधी शब्द अपमान। तीसरा शब्द है खुश, खुश के आगे हमने लगाया ना, तो नया शब्द बन गया नाखुश। तो यहाँ पर खुश है वह मूल शब्द है और ना उपसर्ग है। आओ अब हम कुछ उपसर्ग के उदाहरण देखें। यहाँ पर सबसे पहले उपसर्ग है, बीच में मूल शब्द है और अंत में उपसर्ग के जुड़ने से बने हुए नए शब्द है। जैसे पहला शब्द है धीर जो एक मूल शब्द है। अब धीर के आगे हमने उपसर्ग लगाया अ और नया शब्द बन गया अधीर। उसी तरह धर्म के आगे हमने लगाया अ और नया शब्द बन गया अधर्म। उसी तरह जीवन, जीवन एक मूल शब्द है, उसके आगे हमने आ लगाया और नया शब्द बन गया आजीवन। गमन, गमन के आगे लगाया आ और नया शब्द बन गया आगमन। आगे देखें, आगे का शब्द है योग, योग के आगे हमने प्र उपसर्ग लगाया, नया शब्द बन गया प्रयोग। उसी तरह स्थान, स्थान के आगे हमने प्र लगाया और नया शब्द बन गया प्रस्थान। दिन, दिन भी मूल शब्द है, उसके आगे हमने उपसर्ग लगाया प्रति और नया शब्द बन गया प्रतिदिन। उसी तरह माह, माह यानी महीना, माह के आगे भी हमने प्रति लगाया और नया शब्द बन गया
प्रतिमा। मान, मान के आगे हमने लगाया अप और नया शब्द बन गया अपमान। यश, यश के आगे हमने लगाया अप और नया शब्द बन गया अपयश। कुछ और उदाहरण। गुण, गुण यह भी एक मूल शब्द है, उसके आगे हमने लगाया औ और नया शब्द बन गया अवगुण। काश, काश के आगे हमने लगाया औ और नया शब्द बन गया अवकाश। देश, देश के आगे हमने लगाया वी, नया शब्द बन गया विदेश। ज्ञान, ज्ञान के आगे भी हमने लगाया वी और नया शब्द बन गया विज्ञान। विचार, उसके आगे हमने लगाया सु, नया शब्द बना सुविचार। उसी तरह लेखन, लेखन के आगे हमने लगाया सु और नया शब्द बन गया सुलेखन। इसके आगे नया शब्द है राज, जो एक मूल शब्द है, उसके आगे हमने लगाया ना और नया शब्द बन गया नाराज। उसी तरह खुश, खुश के आगे हमने लगाया ना और नया शब्द बन गया नाखुश। नया मूल शब्द है जवाब और जवाब के आगे हमने उपसर्ग लगाया ला और नया शब्द बना लाजवाब। परवाह, परवाह के आगे हमने ला लगाया और नया शब्द बन गया लापरवाह। और अंत में लोक, लोक उसके आगे हमने उपसर्ग लगाया पर और नया शब्द बन गया परलोक। और दादा, इसके आगे भी हमने उपसर्ग लगाया पर और नया शब्द बन गया परदादा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि इन उदाहरणों में उपसर्गों के मूल शब्द के आगे जुड़ जाने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गए। कई शब्द विरोधी बन गए और कई शब्द अधिक प्रभावशाली बन गए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने उपसर्ग की व्याख्या और उसके उदाहरण को सही तरह से समझ लिया होगा।